इस वर्ग के समापन अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी जी, हमारे प्रांत के संगठन मंत्री श्री भुवनचंद जी, हमारे पूर्णकालिक बंधुओं, प्रशिक्षक बंधुओं, सभी प्रतिभागी आचार्य बंधुओं, इस समय पूरे क्षेत्र में सभी प्रांतीय समिति के अनुसार नवीन आचार्यों को वर्ग चल रहा है और अधिकतम स्थानों पर आज ही समापन है। कहीं उद्घाटन में रहने का अवसर मिला, कहीं बीच में रहने का अवसर मिला, ऐसे लगातार अनेक वर्गों में रहते हुए और आज आपके इस समापन सत्र तक मैं पहुंच सका हूँ। वर्ग का नाम तो नवीन आचार्य वर्ग है, लेकिन मुझे शायद ये भी जानकारी मिली, कुछ लोग ऐसे हैं जो कई वर्षों से हैं। नवीन की परिभाषा यही होती है कि अभी एक वर्ष जिनकी नियुक्ति हुई है उनको नवीन कहा जाता है। तो इस प्रशिक्षण वर्ग में जैसे आप लोगों ने जिन लोगों को अवसर मिला अनुभव बताने के लिए, अनुभव तो सबके पास होंगे, और जैसे बताया कि 10 वर्ष से ऊपर के लिए हैं अधिकतर लोग, तो ऐसे कई अवसर आए होंगे जब आपके यहाँ किसी न किसी का प्रवास हुआ होगा, कोई बैठकें हुई होंगी, कोई सम्मेलन में गए होंगे, किसी कार्यक्रम में गए होंगे, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं। ऐसे आते जाते कई बार हमको अपनी योजना के बारे में सुनने का अवसर प्राप्त होता है, विद्या भारती के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो कई विषय हम सुन चुके रहते हैं, तो भी जब हम प्रशिक्षण में आते हैं तो उसकी बारीकी ध्यान में आती है। किसी विषय को ऐसे भाषण के रूप में सुनना और उसी को जब हम पर्टिकुलर एक विषय, बल्कि एक विषय क्या, एक विषय का भी एक थोड़ा सा अंश जब उसके विस्तार से हम समझते हैं तो फिर वो प्रशिक्षण वही कहलाता है। तो वास्तव वही प्रशिक्षण, तो किसी भी बात को बारीकी तक जाते हैं, अंदर तक जाते हैं, उनके इतिहास तक जाते हैं, उस विषय वस्तु के इतिहास तक जाते हैं। मैंने भी जैसे कोई विषय आगे अभी एक आचार्य ने बताया, एनसीआर, बीसीसी, ये सब इसके बारे में तो हम सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर शायद एक एक विषय को ठीक से रखा होगा। जब वो एक सत्र का विषय है नहीं, कई सत्रों का ही विषय है। ऐसे ही शायद पंचपदी शिक्षण और प्रतिपदी विषय रहा होगा। ऐसे अनेक सारे विषय जिसका जब हम विस्तार से उसका यहाँ पर अध्ययन करते हैं, ये सब प्रशिक्षण में नहीं संभव होता। विद्यालय के प्रवास में एक समाज में एक घंटे की कोई भाषण देके उसमें अनेक सारे विषयों का समावेश हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर एक निश्चित विषय पर चर्चा करें तो उसके विस्तार से उसकी चर्चा करें। अभी मैंने एक प्रश्न जिसे आप सबसे पूछा कि आपका से कितने लोग हैं जो अन्य विद्यालय में भी अध्यापन किए, कुछ लोगों ने हाथ कर दिए। अन्य विद्यालय में उस विद्यालय में क्या अंतर है? तो अन्य जो देश में विद्यालय चलते होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हो, सभी का काम अध्यापन करना। सभी स्कूलों में यदि वो प्राथमिक या जूनियर तक है तो बेसिक शिक्षा से मान्यता प्राप्त होगी,
हाई सेकेंडरी कॉलेज है तो सीबीएसई बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त करती है, मतलब उनका एक पाठ्यक्रम होता है, उस बोर्ड का पाठ्यक्रम। तो उस बोर्ड के पाठ्यक्रम को हम अपने विद्यालय में उसका जो पाठ्यक्रम उसको हम पढ़ाते हैं, अध्यापन करते हैं। पढ़ाई के बाद उसकी परीक्षा होती है, परीक्षा होती है, उसी में से एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उसकी प्रोन्नति होती है। शिक्षा का सीधा यही है, एक कक्षा से आगे की कक्षा में जाना। आप सब लोग भी गए तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रत्येक विद्यालय। लेकिन हम जब विद्याभारती विद्यालय में जो चर्चा करते हैं तो केवल हम यही तक सीमित नहीं कि बोर्ड का जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके आधार पर अध्यापन करके बच्चों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत करना केवल इतना उद्देश्य हमारा एक व्यापक उद्देश्य। और वो उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य को हम सब लोग अपने अपने जितने भी यहाँ पर बैठे हुए आचार्य हैं, ये जो भी आचार्य हमारे यहाँ विद्यालय, जैसा हम कहते हैं कि प्रेरणा के आसपास हमारे विद्याभारती के आचार्य पूरे देश में, इन सब लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर हम आचार्य हैं तो हमारा काम केवल अध्यापन करना है, क्योंकि आप में से अनेक लोग होंगे जो या तो बीएससी एमएससी किए होंगे या बीए एमए किए होंगे या बीकॉम एमकॉम किए होंगे। कुल मिलाकर के आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो उसमें स्वाभाविक रूप से कोई एक विषय को लेकर किया। और ज़्यादातर हम लोग अपने विद्यालय में जब चर्चा करते हैं ये चर्चा करते हैं कि आप किसके आचार्य हैं, तो आप क्या बोलते हैं? मैं हिंदी के आचार्य, मैं हिंदी के आचार्य, मैं गणित के आचार्य, ये बोलते हैं समझ। आप उस विषय के तज्ञ हो सकते हैं, आप उस विषय को पढ़ाते हैं, आपका व्यापक तो विषय है, लेकिन आप आचार्य उस विषय के नहीं। ये अनुभूति जिस दिन आचार्य को हो जाए तो विषय से नहीं बदले, उस विषय का हम अध्यापन करते हैं क्योंकि हमने उसको पीएचडी डिग्री ली, उसको मैं अच्छा अध्यापन कर सकता हूँ, उसका मैंने अच्छा अभ्यास किया है और उसके कारण से परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा है मेरे विषय। लेकिन हम आचार्य किनके हैं? विद्यार्थियों के, भैया बहन, हमारे कक्षा में जितने विद्यार्थी उन सब के हम आचार्य हैं। ये दोनों में अंतर आ जाए। जब विषय के आचार्य कहते हैं तब हम विषय में बदले, विषय पर ही विचार करते, इस विषय में कितना अच्छा पढ़ा सकता है, उसके लिए विज्ञान क्या हो सकते हैं, ये सब तैयारी होती है कि उस विषय में। लेकिन जब ये विषय आता है कि मैं तो इस मेरे कक्षा के सारे जो विद्यार्थी हैं उनके भी आचार्य हैं, तब फिर हम उनके विकास के बारे में चर्चा करें, फिर उनके समग्र विकास की चर्चा करें। तो वास्तव में ये जिस दिन हमको ये लगता है कि हाँ हम अपने कक्षा की समस्त भैया बहनों के आचार्य, ये विषय कहाँ से आएगा? तो ये हमने अपने विद्याभारती के जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में इसको समाहित किया गया। आप सब लोगों को डायरी मिलती होगी या आपके विद्यालयों में भी लिखा रहता होगा हमारा लक्ष्य, ऐसा लिखा है विद्याभारती के लक्ष्य। उस विद्याभारती के लक्ष्य की जानकारी हमको होना चाहिए। ऐसे तो हमारे जो लक्ष्य है आज जिसको हम अपना जगह जगह पुस्तकों में भी या अन्य जगह लगा करके रखते हैं,
ये लक्ष्य तो बहुत बाद में बना और शिशु मंदिर योजना का शुभारंभ कब हो गया? 1952 में हो गया। तो 52 में हुआ तो फिर इसके मतलब कोई लक्ष्य नहीं था, ऐसे विद्यालय को भी जो बाकी जगह विद्यालय चलते विषय आ सकता है, बिना लक्ष्य के विद्यालय तो नहीं होगा। तो ऐसे लक्ष्य तो हमारा तब से शुरू हो गया। शिशु मंदिर योजना के पहले भी यदि कहा जाए तो 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने की थी, उस समय से वास्तव में लक्ष्य का निर्धारण हो गया कि आखिर संघ की स्थापना क्यों? तो राष्ट्रभक्त नागरिक निर्माण करना ये संघ का उद्देश्य। यहाँ का जो मूल समाज है इनको अपने संस्कृति, अपने देश, इसके प्रति गौरव की अनुभूति, अपने महापुरुषों के प्रति गौरव की अनुभूति, ये तो उन्होंने उस समय 1925 में प्रारंभ। उसी का ये अंश है जिसमें हम शिशु मंदिर योजना को शुभारंभ में प्रारंभ। बाद में कुछ देर भर में विद्यालय प्रारंभ हो जाने के बाद एक सूत्र में लाने के लिए विद्या भारती एक भारतीय शिक्षा संस्थान, ये 1978 में किया हुआ। आज जो विद्या भारती एक भारतीय शिक्षा संस्थान है, ऐसे 1977 में प्रयत्न किया, लेकिन पंजीयन जो है वो 78 में हुआ। फिर विचार हुआ कि देश भर में एक मुद्दा आए, इसके लिए क्या विचार करना, तो फिर उसके लिए बैठकें हुई, एक चिंतन बैठक हुई अखिल भारतीय स्तर पर, पहली चिंतन बैठक। वो बैठक हुई 1989 में आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर राजस्थान में, जैसे यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर नाम चल रहा है, वहाँ पर आदर्श विद्या मंदिर इस नाम से चल रहा है। वो जो बैठक हुई उसी में बहुत सारे बातें तय हुई। जो हम लोग ये चित्र लगाते हैं सरस्वती ओम भारत माता, तो पूरे देश भर में एक समान, अब कहीं पर भी चले गए, जहाँ भी विद्यालय चले, वंदना का स्वरूप क्रम वही है जो आप लोग यहाँ पर अपने विद्यालय में करते होंगे, यहाँ पर भी। ऐसे ही ये जो हमारा लक्ष्य, इसका भी निर्धारण है। हम करते पहले से ही आ रहे थे, जो कर रहे थे उसको यदि हम एक सूत्र में लोगों के सामने यदि रखना है तो कैसे रखें? और लोगों के सामने रखना उससे ज्यादा बात तो है वो हमारा चिंतन का विषय होना चाहिए, क्योंकि हमको अपने विद्यालय में इसी की योजना के अनुसार ही वार्षिक कार्यक्रम बनाना, इसी को ध्यान में रखें। जो हमारा लक्ष्य है ये हमारे वार्षिक कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, उस समय बनाए। वो जो बना हमारा लक्ष्य, तो उसी पर थोड़ा चर्चा करें। उनकी सलाह संघ ने ऐसे तो विषय कम देते हैं, लेकिन मुझे कहा गया है कि हमारे लक्ष्य के विषय में थोड़ा स्पर्श करना है। तो जो लंबे समय से है उन लोगों ने लक्ष्य को स्मरण किया हो, लक्ष्य याद हो उनको, यदि नहीं हो तो पहले से मैं शायद सोच रहा था कि शायद इसमें डिस्प्ले करने वाला हूँ हमारा लक्ष्य, तो उसमें और बात समझ में आती है। लेकिन मैं आपको सूत्र रूप में बताऊंगा, आप समझने का प्रयास करो। हमारे लक्ष्य में सबसे पहली जो पंक्ति है उसमें विद्या भारती का जो वैचारिक प्रतिष्ठान है, जिसको हम लोग कहते हैं थीम, वो थीम दिया हुआ। वो थीम क्या है? उसमें लिखा है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्व निष्ठ राष्ट्रभक्ति से ये वास्तव में विद्या भारती का प्रतिष्ठान ये थीम है जो 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, उसी को हमने हमारे लक्ष्य में ये शब्द प्रयोग किया है। उन्होंने भी कहा था
इस शब्द पर जोर दिया था। हमने भी यहाँ पर कहा कि इस प्रकार के व्यक्ति तैयार करना है कि हिंदुत्व निष्ठ राष्ट्र हो, इसे बोलो। लेकिन ये शिक्षा प्रणाली में विकास करना है, शब्द आया हो, शिक्षा प्रणाली का विकास करना, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो आज जिसको हम सब लोग आपको चर्चा करते हैं, इस एनपी 2020 में एक शब्द प्रयोग हुआ है जिसको कहा गया है कि एनपी 2020 भारत केंद्रित शिक्षा जो नीति बनाई गई है, नई शिक्षा नीति, इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है कि भारत केंद्रित शिक्षा। अब भारत केंद्रित शिक्षा है क्या? अभी तक जो था वो इसका मतलब भारत केंद्रित शिक्षा नहीं थी। कहते हैं कि भाई आजादी के बाद जो शिक्षा नीति आई, उस समय की जो शिक्षा नीति थी वो ब्रिटिश काल का था, मेघालय की शिक्षा पद्धति थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसी की जन्म उसी की वही सारी पद्धति थी, पास होने की पद्धति हो चाहे सब परीक्षा की पद्धति हो, सब ब्रिटिश पद्धति। इसलिए उस समय जब आयोग भी बने, उठावी आयोग भी बने, तो उन्होंने भी उसमें भारतीयता को डालने का प्रयास नहीं, उसी को ही आगे बढ़ाया। और बाद में जो शिक्षा नीति बनी और जो लोगों का आकर्षण का केंद्र बना, मतलब ये पहले जो ब्रिटिश जब होते थे ये यूरोप कंट्री का था, इसलिए यूरोप केंद्रित था। और बाद में एक बाजार जैसा हो गया विद्यालय, शिक्षा का जो काम है वो बाजार जैसा हो गया, इसीलिए उसको कहा कि ये अमेरिका केंद्रित हो गया। अमेरिका केंद्रित कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान, अच्छे भवन होना चाहिए, अच्छे फर्नीचर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, और क्या क्या नया सारा इक्विपमेंट सब ये जो आने लगा, स्मार्ट क्लास की कल्पना आने लगी, सुविधाएं कितनी अच्छी हो, वो उसको ध्यान केंद्रित किया गया। वो अच्छा विद्यालय है। अरे वहाँ के बच्चे तो बताओ, उनके यहाँ तो क्लास में एसी भी वो अच्छा विद्यालय है, उसकी चमक दमक अच्छी है। उनके यहाँ तो बसें भी चलती है, वो सब एसी वाले बसें। तो ये क्या हो गया है? बाजारी मार्केटिंग हो। हमको भी ऐसे ही विद्यालय चाहिए। ये एक तो पब्लिक स्कूल शुरू हुए थे, उसके पीछे का भाव देगा। इसलिए अभी जो किया है उसको ये कहा कि भारत केंद्रित शिक्षा। तो भारत केंद्रित शिक्षा हमने क्या कहा? राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना, दोनों एक शब्द है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। अब ये राष्ट्रीय शब्द है, इसको थोड़ा हम लोगों को समझना चाहिए। राष्ट्र क्या है? तीन शब्द सामान्य तौर पर चलते हैं, आप सब लोग सुनते हैं। एक चलता है जिसको हम कहते हैं देश, देशभक्ति शब्द आता है देश। दूसरा एक राज्य और तीसरा राष्ट्र, तीन शब्द चलते हैं। और कई बार हम तीनों को एक ही परिप्रेक्ष्य में और बोल देते हैं, तीनों अलग अलग चीजें। देश क्या है? देश है जो भौगोलिक सीमा को दर्शाता है। जैसे भारत देश, ये कहते हैं, आपके सामने क्या आएगा? भारत देश का एक मानचित्र आएगा, नीचे हिंद महासागर है, उधर बंगाल की खाड़ी है, सिंधु महासागर है, ऊपर हिमालय है, ये आएगा एक दृश्य है। इस प्रकार का हमारा एक मानचित्र। तो देश इसमें भूमि है, भूमि की एक सीमा होती है, भूमि दिखने वाली चीज है, भूमि है, वहां रहने वाले लोग हैं, इसको मिलाकर के देश बनता है। ठीक है?
भूमि और भूमि में रहने वाले जो लोग हैं, उसमें जो हम लोग कहते हैं कि पशु पक्षी सब आ जाते हैं, वो भी धरती के अंदर ही है, वो भी भूमि के अंदर ही है। ये देश कहलाता है। और ये देश की सीमा उस देश में रहने वाले पुरुषार्थ के आधार पर एकदम ज्यादा भी होता रहता है, घटते बढ़ता है। 1947 के पहले हमारे देश का मानचित्र ऐसा था क्या? 1947 के पहले हम लोग क्या क्या खो गए? आज पाकिस्तान है वो भारत का हिस्सा था, आज बांग्लादेश वो भारत का हिस्सा था, इधर जो म्यांमार है ये भी भारत का हिस्सा था। और लोग पहले जाएंगे तो उधर अफगानिस्तान वो भी भारत का हिस्सा था। तो हमारी कोई ना कोई कमी होगी जिसके कारण से क्या हो गया, ये भारत के अलग-अलग टुकड़े हो गए, हमारे कुछ आगे कमी है। तो इसलिए ये जो देश है, ये देश, ये वहाँ रहने वाले समाज, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उनके पुरुषार्थ के आधार पर घटता बढ़ता है। ये तो हो गया देश। दूसरा कहलाता है राज्य। तो राज्य क्या है? राज्य में नहीं कि उत्तराखंड एक अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है, मध्य प्रदेश एक अलग राज्य है। ये तो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है देश को चलाने के लिए। तो राज्य क्या है? राज्य किसी देश में जो रहने वाले लोग हैं, समाज है, जनता है, उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जो सत्ता होती है, सत्ता, उस सत्ता को राज्य देते हैं, वही तो नियंत्रित करती है। हमारे देश की जो सत्ता है, उस सत्ता में जो जिस प्रकार की सत्ता, जिस प्रकार की मानसिकता के लोग आते हैं, वो उसी हिसाब से देश में कानून बनाते हैं, उसके हिसाब से व्यवस्था बनाते हैं। और ये सत्ता भी बदलती रहती है, सत्ता भी स्थायी नहीं होती है। कभी यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता थी, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। ये बदलने वाली चीज है। तो दो चीजें जो बदलती रहती है। एक देश, जिसके बारे में मैंने कहा था, हमारे देश को साथ में कहीं है, लोग आकर के हमारे देश को कब्जा कर लेते हैं, इसलिए देश छोटा बड़ा हो जाता है। और दूसरा राज्य है, ये भी बदलता रहता है। कभी राम राज्य था, कभी रावण का राज्य था, कभी कंस का राज्य था, कभी ऐसे ये बदलता रहता है। तो राज्य भी बदलने वाली चीज है। लेकिन तीसरा जो है वो है राष्ट्र। राष्ट्र, तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र ये उस देश में जो रहने वाला जो समाज है, नागरिक है, उसकी जो संस्कृति है, वो जो संस्कृति है, एक प्रकार से वो देश की आत्मा है, जिसको हम कह सकते। आत्मा, जैसे हम सब लोगों का शरीर है, और शरीर में कई बार ऐसी घटना भी घटती है कि कभी उंगली कट गई, हाथ कट गए, पैर भी कट जाते हैं, कुछ ऑपरेशन करना हो, शरीर में कुछ हिस्से को निकालना पड़ता है, लेकिन आत्मा वो रहती है। तो ऐसी जो संस्कृति है किसी भी देश की, वो आत्मा है। ये जो आत्मा, यही राष्ट्र है। और ये राष्ट्र है, बढ़ती नहीं, ये राष्ट्र समाप्त नहीं होती। और ये इस प्रकार से हमारे यहाँ कहा गया है कि शरीर के मरने के बाद भी आत्मा जीवित है, अगर है, वो दूसरे शरीर में बदले जा करके और वो धारण करता है अपने जीव के रूप में, तो वो समाप्त होने वाली चीज नहीं है। ऐसे ही जो राष्ट्र है, ये समाप्त होने वाली चीज है। तो वो राष्ट्र यही जो है, ये इस देश की संस्कृति है। तो ये जो धारणा है, ये भारत की है। इसलिए जब भारत के अंदर शिक्षा कहा है और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, तो राष्ट्रीय शिक्षा में फिर ये इस देश की जो संस्कृति है, इसी में हम थोड़ा सा और आगे व्याख्या करेंगे। आगे में जो दो शब्द और आए हुए हैं, इसी के ही हिस्सा है ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। वो क्या है?
हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से वोट होते शब्द आया बोला, हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से वोट होते। तो हिंदुत्व निष्ठा मतलब हिंदुत्व के प्रति निष्ठा। ये हिंदुत्व क्या है? तो हिंदुत्व ये इस देश की जीवन शैली, हर देश की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। जीवन शैली कहे तो अपने जीवन जीने की पद्धति होती है, आचार व्यवहार ये सब उसमें आता है, रीति नीति परंपराएं ये सब उसी का हिस्सा होता है, संस्कार ये सब उसी का हिस्सा होता है। तो ये जो हमारे देश में, हमारे देश का नाम हिंदुस्तानी शब्द आया है। हिंदुस्तान क्यों है भाई? क्योंकि हिंदुओं का देश है, यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया है, यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया है, इस देश को हिंदुस्तान में। तो यहाँ के महापुरुषों में, यहाँ के मनुष्यों में, यहाँ के हमारे पूर्वजों ने जो जीवन पद्धति विकसित की है, वो जो जीवन पद्धति विकसित की है, उस पद्धति को ही हिंदुत्व कहते हैं। भाई किसी चीज को एक हिंदुओं ने विकसित की है तो इसका नाम से ही होगा। आप लोग देखते हैं ना, कोई विज्ञान में कोई वैज्ञानिक है, वो कोई चीज खोज करता है, उसको किसका नाम देता है? अपने नाम देता है। तो हिंदुस्तान में यदि हिंदुओं ने कुछ खोज की है तो उसका नाम हिंदुत्व है। अलग अलग देशों की जो संस्कृति है उसका नाम, जैसे ब्रिटेन की संस्कृति, इंग्लैंड की जो संस्कृति है उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी संस्कृति कहते हैं। अंग्रेजी भाषा बढ़ रही है, उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी संस्कृति। फ्रांस की जो संस्कृति है उसको हम फ्रांसीसी संस्कृति। तो ऐसे हर देश जिसके नाम से उसके राष्ट्रीयता जुड़ी हुई, उसी को उसके जीवन शैली का नाम दिया जाता है। उनकी जीवन पद्धति, जीवन शैली होती है। तो हमारे यहाँ हमारे देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ पद्धति विकसित की, वो हमारे देश के अनुकूल है। अब उदाहरण देता हूँ, जैसे आप लोग अपने पिताजी से मिलते हैं, यहाँ सभी जाएंगे, पिताजी होंगे, मिलेंगे, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? पैर छूने, पैर छू के प्रणाम करना, ये हमारे यहाँ की, ये हमारी जीवन शैली में। तो आप अपने गुरु भी चाहे मिलेंगे तो गुरु को भी चरण छू कर प्रणाम करेंगे, माता जी से मिलेंगे तो उनके चरण छू कर प्रणाम करेंगे, दादा दादी से, नाना नानी से मिलेंगे उनके चरण छू कर प्रणाम करेंगे। तो ये हमारे यहाँ के लोगों ने विकसित की, ठीक है। अमेरिका में लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे? वो भी इसी चरण छुएंगे, वो नहीं करेंगे। वहाँ क्या करेंगे? हेलो डैडी, ये सब तो लोग करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे वो गलत है, गलत है, सही है, की बात नहीं है। उनके आगे विकसित हुआ, हमारे पूर्वजों ने ये विकसित। तो जिस देश में जहाँ के लोगों ने जो चीज विकसित किया उसको हम क्या कहते हैं? वहाँ की जीवन शैली। तो यही जो जीवन शैली का नाम हिंदुत्व है, क्योंकि हमारा जो देश है उसका नाम हिंदुस्तान है। हमारे यहाँ रहने वाले जो समाज है वो हिंदू समाज है, और इसलिए इन लोगों ने जो विकसित किया उसी का नाम हिंदुत्व है। हमने यही विकसित किया। यहाँ पर जो नदियाँ हैं ये केवल ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, जैसे अंग्रेजों ने कहा था कि ड्रेनेज व्यवस्था है, जैसे नाली होती है ना पानी निकालने की, तो हमने क्या कहा इसको? माता कहा है। नदी को क्या बोलते हैं? माता कहते हैं। यमुना माता है, यमुना माता, ऐसे अनेक सारे सब जगह छोटी सी छोटी नदी के लिए आप लोग भी, और कोई पर्व आता है तो उसी में स्नान करना चाहते हैं तो माता है, कैसे होता है? तो ये जो नदियों को माता कहा,
धरती को माता कहा है, गाय को माता कहा है, तुलसी को माता कहा है। ये जो हमारे यहाँ ये दूषित, ये हिंदुत्व का ही हिस्सा, यही हिंदुत्व है। हमने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और किसी देश ने नहीं कहा सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, ये हमने कहा। हम भोजन करते समय भोजन मंत्र बोलते हैं, क्यों? भाई बोल सकते हैं कि भाई इसको प्रणाम करने की क्या जरूरत है? हमने परिश्रम किया है, तभी अन्न मिला है, तो हमने पुरुषार्थ से अन्न का उत्पादन किया है, ये खरीद के लाए हैं, हम पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, इसको प्रणाम करने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उसको ब्रह्म का ही स्वरूप मानते हैं, इसलिए काम बोलते हैं क्यों बोलते हैं? अन्न भी ब्रह्म है, इसलिए हम उसको मंत्र बोलते हैं। यहाँ तक कि धरती माता में पैर रखने के पहले क्षमा मानते हैं, पैर रखने वाला मानते हैं, ठीक है? तो ये जो संस्कार है, ये जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, जिसके कारण से धरती के साथ जुड़ करके रहे, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहे। नदियों को, पेड़ों को, ये सब पूजा करना, ये प्रकृति पर्यावरण की जिसकी चर्चा सब लोग करते हैं, ये हमारी परंपरा से, यही हिंदुत्व है। ये विभिन्न प्रकार के जो हमारे त्योहार पर्व सब आते हैं, ये भी सब उसी का हिस्सा है। तो हमने इस लक्ष्य में क्या कहा है? हिंदुत्व निष्ठ एवं राष्ट्र भक्ति से बोध करो। ये जो भी बातें हैं, जो भी हमारे पास, उदाहरण के लिए बातें कही, पेड़ पौधे, नदी, जंगल, ये सब, देखिए ऐसे अनेक सारे चीजें हैं। हम महापुरुषों चाहे जयंती बनाते हो, चाहे त्योहार बनाते हो, अनेक प्रकार के व्रत उपासना भी करते होंगे, सबके पीछे जो कारण होगा वैज्ञानिक कारण, ये पोगापंथी नहीं है, ये हमारे देश के जीवन पद्धति है, जीवन दर्शन है, इसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए, ये शब्द है हिंदुत्व निष्ठा का मतलब। ये जो हिंदुत्व के जो भी बातें हैं, जिसको हम प्रयोग करते हैं अपने विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, इसको केवल समझने के लिए, भाषण के लिए नहीं, ये हमारे कार्यक्रम का हिस्सा होता है। अनेक कार्यक्रमों के कारण से हिंदुत्व निष्ठ बनाना विद्यार्थियों को, ये उसके पीछे रहा। हमारे वार्षिक कार्यक्रम में हिंदुत्व निष्ठ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या क्या गतिविधियां हो सकती है, इसको पढ़ा। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, तो राष्ट्र शब्द की मैंने व्याख्या की थी इसे, और राष्ट्रभक्ति ये भी रहना चाहिए। हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है हम अपने देश से, इसके ऋण चुकाना है। अपने राष्ट्र के प्रति हमको श्रद्धा होना चाहिए, राष्ट्र के सुख में सुख की अनुभूति करना और राष्ट्र के दुख में दुख की अनुभूति करना, ये वास्तव में राष्ट्रभक्ति है, ठीक है? एक भक्ति यदि कहा जाए, ये सबसे अच्छा शब्द है कि राष्ट्र के सुख में सुख की अनुभूति करना, राष्ट्र कोई कष्ट में है तो कष्ट की अनुभूति करना। अभी तब संभव होता है जब वास्तव में हमारी राष्ट्रीयता प्रमाणित होती है, और राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आप सब लोगों ने वीर सावरकर का नाम सुना होगा। वीर सावरकर ने एक हिंदू स्मृति नाम का ग्रंथ लिखा, हिंदू स्मृति। उस हिंदू स्मृति में उन्होंने एक श्लोक बड़ा जोरदार उल्लेख किया है। उन्होंने क्या कहा है? आसिद्धु सिद्धु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृपुण्य भूषैवा सवै हिंदू की स्मृता। ये जो आसिद्धु सिद्धु पर्यंत, जिसको कहते हैं ना पूरा आसिद्धु हिमाचल, हिमालय से लेकर के पूरा और हिंद महासागर तक ये सारा जो भूभाग है, इस भूभाग को जो
पितृभूमि समझता है और पुण्यभूमि समझता है, वही राष्ट्रीय है। ये शब्द प्रयोग पितृभूमि का मतलब पितृभूमि और मातृभूमि दोनों को एक शब्द प्रयोग कर दिया। कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पर पैदा होता है जिस धरती पर, तो उसके लिए वो मातृभूमि और पितृभूमि में जाता है, ठीक है। लेकिन केवल वहां पैदा होने से वो वहां का राष्ट्रीय नहीं होता। कानूनी दृष्टि से नागरिकता देना एक अलग विषय हो गया, लेकिन राष्ट्रीयता कैसे आती है उसके लिए मुझे शब्द लिखा। पुण्यभूमि भी होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ 500-700 साल से मुसलमान यहाँ पर है, यही पैदा हुए हैं। आज जो भी मुसलमान होगा उसके लिए मातृभूमि कौन सा है? भारत ही है, तो यही पैदा हुए हैं, उसके लिए मातृभूमि और पितृभूमि दोनों यही। लेकिन पुण्यभूमि नहीं है। पुण्यभूमि के लिए कहाँ जाते हैं वो? हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना है, गीत गाते रहते हैं मौला मदीना बुलाने के लिए। और वो उनका टारगेट रहता है कि जीवन में एक बार हज करने के लिए मक्का अवश्य जाना। वो जब तक नहीं जाएगा तो अपने आप को अच्छा मुसलमान या सौभाग्यशाली मुसलमान नहीं समझ सकता। ऐसे ही ईसाइयों का है। ईसाई आज जो भी यहाँ पर ईसाई है वो सब यही पैदा हुए, इसलिए उसके लिए मातृभूमि और पितृभूमि भारत ही है, हिंदुस्तान ही है। लेकिन पुण्यभूमि कहाँ है? रोम में, वेटिकन सिटी है। जब तक वहाँ नहीं जाएंगे तो उनको लगता है कि ईसाई विश्व को ऊपर नहीं पहुँचाएगा, वहाँ जाना बहुत जरूरी है उनके लिए। और हिंदू समाज की स्थिति क्या है? हिंदुओं के पुण्यभूमि कहाँ है? भारत में जगह जगह चारों धाम की व्यवस्था है, 52 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान राम के जन्म का स्थान है, कृष्ण के जन्म, ऐसे कितने देवी देवता ये सब। और क्या इच्छा रहती है कि मैं अपने जीवन में इन स्थानों पर जाकर के दर्शन करूं, पुण्य लाभ हो जाए। हम ये टूरिस्ट के नाम से नहीं जाते, अयोध्या आएंगे आज तो टूरिस्ट के नाम से नहीं जाते, किस नाम से जाते हैं? भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए वहां पर दर्शन करने के लिए तो क्या काशी में जाऊंगा तो ये मेरे लिए पुण्य की बात। बाबा शक्तिपीठ में टूरिस्ट के नाम से नहीं जाते, 12 ज्योतिर्लिंग में टूरिस्ट के नाम से नहीं जाते। हमको लगता है कि मेरा 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया तो बड़ा पुण्य की बात। कितने लोग ऐसे हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग से आने के बाद भंडारा कार्य कराते हैं, मैंने बहुत बड़ा अपने जीवन में पुरुषार्थ कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये पुण्य। इसलिए और ये दिखाई देता है जब पुण्यभूमि नहीं होता है तब क्या दिखाई देता है कि देश के प्रति लगाव कम होता है। और इसलिए आप देखते होंगे कई बार आतंकवादी, मैं उसको छोड़ दूँ, उसके विस्तार में नहीं जाता। आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हो जाता है और यदि भारत हार जाए तो क्या होता है? हिंदू समाज तो दुख अनुभव करता है, वे हमारी टीम हार गई, और मुस्लिम समाज आतिशबाजी होती है। मैंने भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारत जीते चाहे पाकिस्तान जीते, आतिशबाजी खूब होती है। लेकिन भारत के जीतने पर हिंदुओं के द्वारा आतिशबाजी होती है जो भारतीय है, और पाकिस्तान के जीतने पर मुसलमानों के द्वारा होती है। क्यों? वही समस्या है, पुण्यभूमि का अभाव। पुण्यभूमि यहाँ नहीं है, उनको इस देश के प्रति लगाव नहीं। इसलिए अनेक प्रकार की गतिविधियां हमारे देश की खबरों, अनेक प्रकार की जो सैन्य सूचनाएं, उनको भी वहां पहुंचाने का काम करते हैं। कितने लोग पकड़े जाते हैं आजकल तो मीडिया के जमाने में, सब ध्यान में आप सबको आता है। तो इसीलिए
हमारी जो युवा पीढ़ी को तैयार हो वो दोनों दृष्टि से, हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। ध्यान रखें, हम विद्यालय चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको प्रशिक्षण में प्राप्त कर लिया, कैसे पढ़ाना क्या करना है सब कर लिया, लेकिन यदि लक्ष्य के अनुरूप यदि हमने विद्यार्थी तैयार नहीं किया तो फिर विद्या भारती और ये शिक्षा के क्षेत्र में जो काम है अधूरा है। इसलिए हम सब को मुख्य जो बात है वो हमारा लक्ष्य ये याद रखना चाहिए। फिर इसमें हम जब आगे बढ़ेंगे तो बात ध्यान में आएगी। हमने ये तो कर दिया कि भारत ने जो शिक्षा कहा था उसके अनुरूप हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से युवा पीढ़ी का निर्माण। लेकिन ये जो केवल भक्ति भाव से काम चलेगा, केवल हिंदुत्व के प्रति निष्ठा है, अपने संस्कृति के प्रति निष्ठा है, उतना से काम नहीं चलेगा। तो उनके और गुणों का विकास होना चाहिए, जिसको आप सब लोगों ने सर्वांगीण विकास कहा होगा। तो उसको भी लक्ष्य में उसको भी समाहित किया है। तो क्या लिखा है? शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो। क्यों? जो जीवन के वर्तमान चुनौतियों का सामना समझदारपूर्वक कर सके। कोई भी जो पीढ़ी आ रही है, आप लोग हैं जिससे, आप लोगों को भी आप जिस काल में जीवित हैं, आप जी रहे हैं, तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं। इस चुनौतियों का समाधान हम कर पाते हैं क्या? हमारे पास यदि क्षमता है तो हम कर लेते हैं, नहीं तो घबरा जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, धोखा कर लेते हैं। इतना नहीं तो लोग कुछ ही कर लेते हैं, जैसे अनेक घटनाएं। क्यों? क्योंकि हमने वो जो सर्वांगीण विकास नहीं, साधन से तो समझ में आता है, साधारण विषय का भी विषय रहा है ना, तो उसमें पूरा आगे होगा, इसलिए तो विषय को बहुत विश्वास नहीं करते। शारीरिक दृष्टि से पूर्ण विकसित, इसका मतलब शारीरिक क्षमता का विकास, अन्नमय कोश का विकास, शरीर स्वस्थ रहे, बलवान हो, साहसी हो, शरीर के अंदर रोज हो, ये सारे जो गुण हैं वो शारीरिक क्षमता के और शारीरिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हुए जब हम बोलते हैं तो ये सब होता है। तो बलिष्ठ हो गया, साहसी हो गया, सब कुछ है, लेकिन दूसरा गुण और चाहिए, वो है प्राणिक विकास। प्राणिक नाम से बहुत स्पष्ट है, प्राण है ना, प्राण मिलने वाली चीज तो नहीं है, लेकिन कई बार बोलते हैं ना कि इसका प्राण बड़ा मजबूत है। इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति के अंदर यम, नियम, प्राणायाम इन सब के कारण से उस व्यक्ति के अंदर उसका जो विल पावर है वो यदि बहुत अधिक हो जाता है तो उसको कहते हैं प्राणिक विकास, जो योग के बल के कारण से और ये विकसित होता है, योग के बल के कारण से, इसलिए प्राणिक विकास। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने श्वास को 20 सेकंड में नहीं रोक सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 मिनट तक रोक सकते हैं, यह अभ्यास के कारण से होता है। तो ऐसे इस क्षमता का विकास करना, प्राण वायु को नियंत्रित करने के लिए, प्राणिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, और ये विकास की बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी प्रक्रिया है। तो ये प्राणिक विकास, तो शारीरिक दृष्टि से, प्राणिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से विकसित करना। मानसिक यानी क्या? मन, अपना जो मन है, उसकी जो सोच है, उसकी दिशा को सकारात्मक रखना, उसमें स्थायित्व आए, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। अब ये सब होता है अध्ययन से, ये सब होता है अपने अनेक लोगों के प्रेरक वचन सुनने से। सकारात्मक तो तभी होता है, लेकिन मन बहुत चंचल होता है। ये कहा जाता है, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन शरीर बैठा हुआ है, मन कहीं और दूसरे जगह नहीं जा सकता है, चाहते रहता है, कई बार लंबे समय तक नहीं रह सकता। मन के बारे में कहा गया है, पीपर बात शरीर से मन होगा, पीपर को पता हो जाता है, शरीर में मिलता रहता है। ऐसे ही मन की स्थिति है।
तो मन को नियंत्रित करना और सकारात्मक करना। और इसके लिए मैंने कहा कि हम भैया बहनों को भी छोटे छोटे प्रसंग क्यों बताते हैं, ध्रुव, प्रहलाद, लव, कुश, नाम के इसके उसके कथा, है ना, ये सब बताते हैं। इन सब माध्यमों से, छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से उनका मानसिक तैयारी ठीक हो, मन से अच्छा है। फिर है बौद्धिक विकास, बौद्धिक दृष्टि से पूर्ण विकसित। तो जिस विद्यार्थी का हम निर्माण कर रहे हैं, इनको समाज में जाकर के 4 लोगों के बीच में अपना विषय रखना है, तो वो अच्छा विषय रख सके, इसलिए तो बौद्धिक विकास होना चाहिए। बौद्धिक विकास कैसे होगा, उसके लिए भी हम अपने और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करते हैं। हम अपने विद्यालय में कार्यक्रम करते हैं। आप छोटे छोटे प्रसंग, आप शिशु सभा, बाल सभा के कार्यक्रम करते हो। चलो भाई, किसी को कहानी सुनाना है, किसी को गीत सुनाना है, किसी को भाषण देना है, तो ये भाषण कैसे दे पाएगा जब कहीं से पढ़ेगा, कहीं से सुनेगा। तो इस प्रकार से बाद में जाकर के वो जो स्वभाव रहता है, वही बड़े होकर के जब किसी डिबेट में जाकर के बच्चा बोल सकता है, हिस्सा ले सकता है। तो एक प्रकार से अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना, बौद्धिक दृष्टि से पूर्ण विकसित करना, ये हो गई चौथी बात। और 5वीं बात है आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित। तो शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित। आध्यात्मिक जब कहते हैं तो आध्यात्मिक का स्वाभाविक अर्थ हम लोग कई बार पूजा पाठ से लगा लेते हैं। ध्यान रखना, आध्यात्मिक विकास मतलब पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ अपने उपासना पद्धति है, अपने आत्म संतुष्टि के लिए, अपनी एकाग्रता और उसको बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए, उसके कारण से मन को बड़ी शांति मिलती है। ये अध्यात्म की ओर जाने के लिए एक छोटा सा मार्ग तो है अवश्य, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म की सीधी परिभाषा है, जो आत्मा को जान ले वो अध्यात्म है। आत्मा की अद्यतन जानकारी, ये अध्यात्म है। यद्यपि हमारे यहाँ जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी आत्मा के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। इसलिए कहते आप लोगों को मिल जाएगा कहते हुए कि भाई सबके अंदर एक ही परमात्मा के अंश हैं। ये सबके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा के ही अंश है। तो इतना तो सब लोग जानते हैं बौद्धिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से जानते हैं कि सबके अंदर एक ही परमात्मा के ही अंश है, जो आत्मा है, सबके अंदर वही आत्मा है। और केवल मनुष्य मन में नहीं, हमारे यहाँ तो मनुष्य में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बाकी पंथों संप्रदायों में जो महिलाओं को वो आत्मा मानते ही नहीं हो, उसको मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ महिला हो चाहे पुरुष हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सभी में आत्मा है। वो किसके आत्मा है? वो परमात्मा के ही अंश है। तो ये इसको जानना और उसके अनुसार उसकी अनुभूति होना, दोनों में अंतर है। विकास कब कहलाता है? विकास तो तभी कहलाता है कि जब हम इस प्रकार की उसकी अनुभूति करते हैं। अनुभूति होना चाहिए। तो अभी जो हम सब लोगों के बीच में एक दीवार है, उस दीवार के कारण से भेदभाव करते हैं। महिला पुरुष में भेदभाव है, जाति के कारण से भेदभाव है कि भाई ये उच्च वर्ग है, ये निम्न वर्ग है, ये होता है। फिर हम एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा के अंश है, तो हम भेदभाव किसके साथ कर रहे हैं? शरीर के साथ कर रहे हैं। तो जो आत्मा जिसको हमको पहचानना चाहिए वो तो हमने पहचाना नहीं। हम शरीर को पहचान रहे हैं, ये देखने में अच्छा लगता है, ये देखने में खराब लग रहा है, ये जो है सफाई के साथ रहता है, ये जरा स्वच्छ रहता है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है।
ये इस क्षेत्र का है, ये उस क्षेत्र का है। तो ऐसे जब अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, जाति के हिसाब से, अन्य सारी चीजों के हिसाब से भेदभाव होता है, इसका मतलब हम आत्मा को नहीं पहचानते। इसलिए आत्मा के साथ संबंध होना चाहिए, आत्मा के साथ तादात्म्य होना चाहिए। इसलिए इसका अभ्यास क्या कराना, तो हमने अपने कार्यक्रमों में जोड़ा हुआ है कि भाई ऐसे बस्तियों में जाना जो दीन दुखी है, अभावग्रस्त हैं, उनकी सेवा करना, पेड़ पौधे हैं उनको पानी देना, उसमें भी तो जीव है ना, उसमें भी जीव है, उसमें भी आत्मा है, इसलिए उनकी सेवा करना। तो ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से और भेदभाव को समाप्त करना, एक दूसरे को सहयोग करना, यही वास्तव में अध्यात्म है। अध्यात्म केवल पूजा पाठ नहीं। एक बात ध्यान रखना, एक बहुत मंदिर में बढ़िया पूजा पाठ करते हैं, बढ़िया माला जपते रहते हैं, और कई जगह से शिकायत आती है कि कोई भी वो हजर व्यक्ति गया तो उसको मंदिर में सीढ़ी में चढ़ने नहीं दिया। तो आप किसको चढ़ने नहीं दिए? जब उसमें भी वही परमात्मा के अंश हैं, तो फिर उनको चढ़ने क्यों नहीं दिया? उसको आपने अछूत क्यों माना? तो ये जो है दूरी, इसको समाप्त करना, ये आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित करना है ना। आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करने का मतलब ये है। और इसलिए अनेक और लोगों के उदाहरण महापुरुषों के हैं, जिनकी उसको पढ़ना, भेदभाव समाप्त होना। और कई बार आप देखते हैं जब हमारे रिश्तेदार आ जाए तो उसके साथ हमको उसको मिलते हुए प्रसन्नता होती है, उसके साथ हमारा संबंध है, आत्मिक संबंध है। लेकिन दूसरा कोई आ जाए तो फिर उसके साथ संबंध नहीं है। उसको आज देश में जो भी ये जो कई बार बोलते हैं ना कि ये भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, ये क्यों है? वो इसलिए कि वो उसको अलग मानता है, उसको अपना नहीं मानता है। उनके अंदर की आत्मा, हमारे अंदर की आत्मा में भेद है। उसी भेद का ही परिणाम है कि हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में इस भाव को जगाना, ये आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित। तो ऐसे जो पूर्ण विकसित होंगे वो किसी भी प्रकार की चुनौतियां आएंगी उसका सामना कर सकेंगे। फिर उसके बाद एकदम अंतिम पैराग्राफ में उसमें दिया हुआ है कि और उसका जीवन किसके लिए होना चाहिए। हमने जो विद्यार्थियों के बारे में क्या विचार किया, एक तो थीम बताया, हिंदुत्व निष्ठा और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत। दूसरा, उनको चुनौतियां का सामना करने के लिए उनके 5 प्रकार के गुणों की चर्चा की। ये इस प्रकार के गुणों से वो विकसित होना चाहिए। लेकिन उसका जीवन किसके लिए हो, ये भी हमारे लक्ष्य में स्पष्ट निर्देशित है। भाई वो पढ़ने के बाद वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, व्यवसायी बनेगा, कुछ भी बड़े पद पर हो सकते हैं, लेकिन उसका जीवन केवल उसके लिए ना। तो ग्रामों, वनों, गिरी गंधराओं, झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले दीन दुखी, अभावग्रस्त अपने बांधवों, ये शब्द प्रयोग किया है, ठीक है ना। ग्रामों में रहने वाले हो, वनों में रहने वाले हो, गिरी गंधराओं में रहने वाले हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, इन सबको, ये सब जितने भी अभावग्रस्त लोग हैं, इन सबको अपने बांधवों में शब्द प्रयोग किया, अपने बांधवों को। जहां भी रहते होंगे अभावग्रस्त जो भी लोग होंगे, इन सब को उनके सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करना, वो यदि उनके जो कष्ट हैं उसको दूर करना है ना। दीन दुखी, अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियां एवं अन्याय से मुक्त करना। ये लोग सब अन्याय भी मान लो कहीं हो रहा है समाज में, तो उनसे भी उनको मुक्त करना, उनको न्याय दिलाना, ये भी एक हमारा ये काम है। ऐसे विद्यार्थियों की मानसिकता तैयार है। और आखिरी में लिखा है
राष्ट्र जीवन को समरस, सुसंस्कृत और सुसंपन्न 3 शब्द आए हैं। समरस करना, उनके मन में भी जो हिंसा का भाव है वो भी समाप्त होना चाहिए। उनको भी लगना चाहिए कि हम एक है सब लोग, उनको भी संकोच रहता है। तो इसके लिए मन में हमारे जो विद्यार्थी हैं समाज के बीच में जाकर के लोगों को समरस करने के लिए काम करें। और सुसंस्कृत, सुसंस्कृत का अर्थ सब समझते होंगे, है ना? अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, सुसंस्कार हो, ऐसे सुसंस्कृत करने के लिए। और सुसंपन्न, सभी लोग, जैसे हमने अभी कहा था ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसे जिसे हम शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसे ही सबको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, सब सुसंपन्न हो। इसके लिए हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं? ये हमारे विद्यार्थियों के जीवन में आना चाहिए। मतलब उनका जीवन केवल अपने लिए ना हो करके ये समाज के लिए हो, चाहे वो ग्रामों में रहने वाले हो, चाहे वो जो भी लोग में निवास करने वाले हो। गिरी कतरा में एक जगह एक ने पूछ दिया कि गिरी कतरा क्या होता है। आप लोग तो समझते हैं ना, गिरी में पर्वत होता है और कतरा में गुफा होता है। तो पर्वत के अंदर जो गुफा में भी रहने वाले लोग हैं, है ना, तो ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोग क्यों हैं? इसलिए उनके पास घर नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। आजकल प्रधानमंत्री जी सब लोगों को घर दे रहे हैं ऐसे, तो उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं? उनको वास्तव में मिल जाए। सरकार की कई योजनाएं भी रहती हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। ये पहुंचाने में भी हमारे ये जो विद्यार्थी हैं, जिसको हम भविष्य में पूर्व छात्र कहते हैं, इन्हीं को पूर्व छात्र कहते हैं, जिसको आप निर्माण कर रहे हैं, इनका जीवन इस समाज के लिए, समाज को समरस, सुसंपन्न और सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो। तो ऐसे जो लक्ष्य में उल्लेख है, मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि लक्ष्य को रोज एक बार आप लोगों को विद्यालय जाने के पहले या विद्यालय में ही कहीं सामने जहाँ आप लोग जाते हैं उसको एक बार अवश्य देखना चाहिए। और हमारे वार्षिक कार्य इस प्रकार से बनी हुई है, इसमें से हम कौन सा कर पा रहे हैं, कौन सा भी नहीं हो रहा है, उसको होने के लिए और बैठ करके योजना बनाएं, तब हम जाकर के जो विद्या वार्षिक लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएंगे। क्योंकि प्रशिक्षण का उद्देश्य तो नई जानकारी प्राप्त होना है, लेकिन लक्ष्य का क्रियान्वयन ये विद्यालय स्तर पर ही होगा। ये ऊपर केवल विषय आपको इसके बारे में बताया ही जा सकता है, क्रियान्वयन आप सब लोगों को करना है अपने विद्यालय में। तो मुझे समापन में ऐसे विषय कुछ रखने का आदेश हुआ था, मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। आप सब लोग अपने अपने विद्यालय में इसका क्रियान्वयन करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हुए, और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात पूरा करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।